क्या मोदी शाह की गुजराती जोड़ी के दिन पूरे हो गए हैं? क्या बीजेपी और आरएसएस का यानी दोनों का मन इन दोनों से भर चुका है? इनसे मिलिए, ये हैं आरएसएस चीफ मोहन भागवत। आज इन्होंने असली नेता कैसा होना चाहिए, उसमें क्या गुण होने चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह सब कुछ बोला है। मगर जो बोला है वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जाता है। जिन गुणों की बात मोहन भागवत कर रहे हैं वो नरेंद्र मोदी के भीतर रत्ती भर भी नजर नहीं आते, और तो और पीएम मोदी के भीतर जो नजर आता है वो मोहन भागवत की बातों के ठीक उलट है। यानी जो नहीं होना चाहिए वो मोदी के भीतर है। अब सवाल यह है कि क्या मोदी शाह की जोड़ी से आरएसएस का मन भर गया है? क्या गुजराती जोड़ी अब आरएसएस के माथे पर एक ऐसा बोझ बन गई है जिसे ये लोग आगे ढोना नहीं चाहते और माथे से पटक भी नहीं पा रहे? जी हां, मोहन भागवत की सारी बातों को जब आप सुनेंगे तो खुद भी कंफ्यूज हो जाएंगे। आखिर इस देश में चल क्या रहा है? और तो और युवाओं के आंदोलन को लेकर, जन जी को लेकर मोहन भागवत ने आज जो बातें कहा है उससे एक और बड़ा सवाल पैदा हो रहा है कि आरएसएस के लोग खुद को बहुत चालू पुर्जा समझते हैं या फिर देश की जनता को अव्वल दर्जे का बेवकूफ समझते हैं। इनके एक नेता आंदोलन को असंवैधानिक और आंदोलन करने वालों को देशद्रोही तक बुला रहे थे। इन्हीं के एक नेता आंदोलन करने वाली लड़कियों को, एक खास विचारधारा की लोकतांत्रिक लड़कियों को, सवाल करने वाली लड़कियों को कहते हैं कि इनको दुष्कर्म पसंद है, वो भी सामूहिक। और आज मोहन भागवत कह रहे हैं कि आंदोलन एकदम सही है, युवाओं से बात करनी चाहिए। यकीन मानिए, इन्होंने आज जो जो बातें कहा है सुन के आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, इसलिए एकदम टकटकी लगाकर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। यही नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको टच करिए और फिर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, यानी घंटी बजा दीजिए। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, फेसबुक पर हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। अभी कल ही हमने आपको बताया था कि मोहन भागवत देश भर में जन जी से बात करेंगे। हमने सवाल भी उठाया था कि आखिर क्या बात करेंगे। जब बात करनी थी तब तो मुक्कालात किया, पैलेट गन चलवाया, लाठियों में कीले लगवा के पिटवाया, सारी हदें पार कर दी, और अब कह रहे हैं कि संवाद करेंगे। इसी बीच मुंबई की जन जी सभा में मोहन भागवत ने एक बार फिर से देश को कंफ्यूज किया दिया है, यानी कंफ्यूज करने वाला बयान दिया है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो इन्होंने नेतृत्व को लेकर कहा है, यानी देश के नेता को लेकर कहा है। इनका कहना है कि असली नेतृत्व का मतलब भाषण देना, चुनाव जीतना या लोगों को उपदेश देना नहीं है, बल्कि पर्दे के पीछे रहकर काम करना है और सफलता तथा शोहरत को साझा करना है। यानी एक सच्चे नेता के गुणों का जिक्र करते हुए भागवत ने एक संस्कृत के श्लोक का हवाला दिया और कहने लगे कि एक नेता के पास ज्ञान होना चाहिए, उसे दूसरों के गुणों की तारीफ करनी चाहिए, सफलता, शोहरत और भौतिक फायदों को सभी के साथ साझा करना चाहिए, संघर्ष की स्थिति में एक योद्धा की तरह काम करना चाहिए। अब मोहन भागवत एक सच्चे नेता के बारे में जो कह रहे हैं, आप हिसाब लगाइए कि अभी देश का नेतृत्व जो नेता कर रहे हैं यानी प्रधानमंत्री मोदी, क्या उनके भीतर ये गुण हैं? मोहन भागवत का कहना है कि असली नेतृत्व का मतलब खाली भाषण देना नहीं है। अब बताइए कि भाषण कौन देता है? अब खाली भाषण देता है। इनका कहना है कि केवल चुनाव जीतना नहीं है। आप बताइए कि एक के बाद एक झूठ झपाट बोल के, कथित रूप से वोट चोरी करके, चुनाव आयोग को मैनेज करके, वोट कटवा के, तमाम सारे तामझाम करके चुनाव कौन जीत रहा है और इसी जीत को अपनी सफलता कौन बताता है? इनका कहना है कि सच्चे नेतृत्व को खाली उपदेश नहीं देना चाहिए। अब बताइए कि देश में वो कौन नेता है जो खाली उपदेश ठेलते हैं? इनका कहना है कि पर्दे के पीछे रहकर काम करना चाहिए। अब आप दर्शक बताइए कि कौन नेता है जो पर्दे के पीछे रहकर काम नहीं करते बल्कि खाली फोटोबाजी करते हैं, दिखावा करते हैं? मोहन भागवत कह रहे हैं कि एक नेता के पास ज्ञान होना चाहिए। अब बताइए, यह सीधा हमला किस पर नजर आता है? प्रधानमंत्री मोदी की शैक्षणिक डिग्रियों को लेकर बहुत सारे सवाल है। मामला इस अदालत से लेकर उस अदालत तक घूम रहा है। अदालतों में बैठे मिलार्डों तक की हिम्मत नहीं हो रही है कि फैसला दे दे। इसके अलावा हुजूर जब भी मुंह खोलते हैं तो कैसा ज्ञान निकालते हैं ये सबको पता है। नाले की गैस से चाय बनाने से लेकर A² + B² तक पूरी दुनिया ने सुना है। ताजा ताजा मदरलैंड फादरलैंड वाला ज्ञान भी हमने देखा है। अब आप बताइए कि मोहन भागवत किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, और खुद से सवाल पूछिए कि क्या आरएसएस का मन भर गया है गुजराती जोड़ी से? मोहन भागवत का कहना है कि एक नेता को दूसरे के गुणों की तारीफ करनी चाहिए, जबकि आप देखेंगे तो गुजराती जोड़ी की यही एक सबसे खतरनाक क्वालिटी है कि अपने आसपास तमाम आधारहीन लोगों को रखते हैं जिनका कोई बेस न
हो, जिनकी अपनी कोई जमीन न हो, पहचान न हो, यानी यस मैन लोगों को रखा जाता है। और जो भी जी हुजूरी नहीं करते, दिमाग लगाते हैं, बोलते हैं, उनको किनारे कर दिया जाता है। एक से बढ़कर एक उदाहरण है इनकी पार्टी में भी। भागवत का कहना है कि असली नेता वो होते हैं जो पीछे से नेतृत्व करते हैं, भीतर से काम करते हैं, यानी शोबाजी नहीं करते। जोर देते हुए कह रहे हैं मोहन भागवत कि नेतृत्व को लोगों के सामने खड़े होने, भाषण देने या चुनाव जीतने के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। मैं खुद को नेता नहीं, कार्यकर्ता मानता हूं। नेतृत्व का मकसद लोगों को प्रकाश की ओर ले जाना है। अब देश के विचारों को, देश के भविष्य को अंधकार की तरफ कौन लेके जा रहा है, इसका अंदाजा आप खुद ही लगाइए। मोहन भागवत की जबानी कुछ बातों को सुन लीजिए, फिर इन्होंने और क्या क्या कहा है उस पर बात करेंगे। युवाओं को लेकर बहुत महत्वपूर्ण बात कहा है। 100 साल से आप मैन मेकिंग कर रहे हैं, हम छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। What are the 3 qualities that you think leaders of tomorrow should have in India and across the world? 3 qualities यदि आपको लगती है नेक्स्ट जनरेशन के लिए। देखिए, लीडरशिप के लिए पहली बात है, यू हैव टू लीड फ्रॉम विद इन, लीड बाय एग्जाम्पल। तो लीडरशिप यानी टीम वर्क चलाना। लीडरशिप कहने के बाद हमारे सामने वो चित्र आता है, सामने आ रहा है, भाषण कर रहा है, चुनाव जीत रहा है, लोगों को उपदेश कर रहा है। इससे नहीं होता है। रियल लीडर्स आर दोज हु रिमेन बिहाइंड, दे वर्क फ्रॉम विद इन। Sir, that is sorry to interrupt you. That is why we have you today here. That is why we requested you as the chief guest here. I don't see myself as leader. I don't know. But anyway, secondly, leaders' behavior. There are 5 qualities. शास्त्रे त्यागी, पात्रे त्यागी, रणे रागी, भागी परिजनैः सह. So he knows all the things and he appreciates qualities. Patre tyagi, gune ragi, appreciate the qualities. He shares, bhagi parijanis, shares with all of us. Whatever he gets, kirti, prasiddhi, success, material gains, he shares. Shastre bodha, he knows the science. Rane yodha, if there is strife, he is a warrior. Prabhu Panchaguni Bhave. These are the 5 qualities of the leaders. And thirdly, leadership is to lead people to light. Not only material, also spiritual. Leadership is to create leaders. It is not to lead by myself only. My leadership to create leaders. सुन लिया आपने, आगे सुनिए। मोहन भागवत का कहना है कि जेन जी की नाराजगी असली है, मतलब सही है। युवाओं की शिक्षा व्यवस्था आदि को लेकर शिकायतों को गंभीरता से सुनना चाहिए। बातचीत न सुनी जाए तो आंदोलन भी संवाद का तरीका है। सुना आपने, आरएसएस चीफ कह रहे हैं कि आंदोलन संवाद का तरीका है, जबकि इतने हफ्ते जंतर मंतर पे छात्र बैठे रहे, कोई संवाद करने नहीं गया। जब आंदोलन बड़ा होने लगा तो खुद संवाद करने की बजाय कथित षड्यंत्र के जरिए आंदोलन खत्म कराया, झूठे वादे किए गए और दूसरे ही दिन सारे वादे तोड़ दिए गए। मोहन भागवत कहते हैं कि आंदोलन का उद्देश्य सहमति और सुधार होना चाहिए, समाज को बांटना नहीं। अब सवाल है कि आंदोलन में पूरा का पूरा भाजपाई सिस्टम समाज को बांटने में ही तो लगा था। खुद आरएसएस के लोग कह रहे थे कि ये भारत के बच्चे नहीं हो सकते। कोई भाजपा इन्हें पंचर पुत्र कह रहा था, तो कोई देशद्रोही, कोई देश विरोधी और कोई ताला बनाने वाले संतान बुला रहा था। और आज मोहन भागवत कह रहे हैं कि प्रदर्शन करने वाले युवा देश विरोधी नहीं है। इन्होंने कहा कि जेन जी हमारी अपनी अगली पीढ़ी है। अब सवाल यह है कि आरएसएस के लोग खुद को हद से ज्यादा चालू समझते हैं या इतने बड़े देश को हद से ज्यादा उल्लू समझते हैं। पहले अपने तमाम नेताओं से, विचारकों से, गालीबाजों से उन्हीं युवाओं को गालियां दिलवाई जाती हैं, उन्हें देशद्रोही और देश विरोधी बताया जाता है। छोटी छोटी बच्चियों को धमकी दी जाती है, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, मास रेप की धमकी दी जाती है, टारगेटेड ढंग से उनको निशाना बनाया जाता है। आरएसएस के ही तमाम लोग युवाओं पर सवाल उठाते हैं। फिर मोहन भागवत आगे कहते हैं कि नहीं, ये लोग देशद्रोही नहीं है। सवाल है कि बीजेपी आरएसएस
कहना क्या चाहते हैं, कुछ कहना भी चाहते हैं या फिर देश को कंफ्यूजन में डाल के लाभ लेना चाहते हैं, या फिर टेस्टिंग की जाती है कि पहले गाली दो, प्रतिक्रिया कैसी आ रही है ये देखो, उस हिसाब से आगे देखना है कि गाली देना है या फिर झुक जाना है। मोहन भागवत का कहना है कि जेन जी और जेन अल्फा पुरानी पीढ़ियों से ज़्यादा ईमानदार है, ये भरोसे के लायक है। यानी ऐसा लगता है कि पहले अपने तमाम लोगों से गालियां दिलवा के समझ में आ गया कि बीजेपी आरएसएस की जमीन खिसक जाएगी, या फिर बांकीपुर उपचुनाव का असर होगा जहां पर इनका मूल वोटर ही इनसे दूर हो गया। यानी जब जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है तो कल तक जिन्हें देश विरोधी बुलाया जाता था आज वो भरोसेमंद नजर आने लगे हैं। मोहन भागवत कह रहे हैं कि आज का युवा आंख बंद करके बात नहीं करता, वो सवाल करता है, तर्क चाहता है और प्यार सम्मान से जवाब चाहता है। सवाल है कि आप ही की सरकार है हुजूर, क्यों नहीं सवालों के जवाब देने के लिए गुजराती जोड़ी से कह दिया, अरे खुद ही चले गए होते, किसने रोका था। आरएसएस से ही आने वाले पहले भी शिक्षा मंत्री थे, अभी भी हैं, कोई नहीं गया बात करने। क्यों नहीं गया? उनके तर्कों का जवाब देना चाहिए था प्यार और सम्मान से, बल्कि इसके उलट आपने युवाओं पर गोली चलवा दिया। मोहन भागवत कह रहे हैं कि आंदोलन किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, सिस्टम को सुधारने के लिए होना चाहिए और संवैधानिक तरीकों का पालन होना चाहिए। सवाल है कि ये आंदोलन भी किसी व्यक्ति के खिलाफ तो नहीं था। पेपर लीक और अन्य मुद्दों पर सुधार की मांग हो रही थी और संवैधानिक तरीके से हो रही थी। उल्टे पुलिस ने कथित रूप से पत्थर भरा ट्रक, एक्सीडेंटल गाड़ी ले जाके मौके पर खड़ा कर दिया, छात्रों को बदनाम करने के लिए, माहौल बिगाड़ने के लिए। तरह तरह के षड्यंत्र करने के आरोप तो पुलिस पर लग रहे हैं, यानी अमित शाह की पुलिस, यानी बीजेपी आरएसएस की सरकार पर लग रहे हैं। यहां एक बात और समझने वाली है। पैलेट गन के सवाल पर मोहन भागवत कहने लगते हैं कि उनके पास पूरी प्रमाणित जानकारी नहीं है कि जिम्मेदार कौन था या कौन नहीं है। अब सवाल यह है कि मोहन भागवत जी, आपको जानकारी क्यों नहीं है? तमाम रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, वीडियो मौजूद है, भुक्तभोगी मौजूद है, पीड़ित मौजूद है, खुद एक पत्रकार को पैलेट गन लगा है। एक युवा जिसने राहुल गांधी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, उसकी आंखों की रोशनी खतरे में है और आपको जानकारी ही नहीं है। क्या गजब तरीके से टोपी पहनाई जा रही है। मोहन भागवत को यह भी नहीं पता कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। आगे कहते हैं कि शिक्षा कारोबार नहीं बननी चाहिए, फीस, शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम और स्कूलों की मूल सुविधाओं में सुधार जरूरी है। तो भागवत जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में प्रयागराज नाम का एक स्थान है, वहां पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। हजारों की संख्या में यहाँ स्टूडेंट्स के लिए सीटें कम कर दी गई हैं, यानी गरीब और मिडिल क्लास को धक्का। तमाम हॉस्टल बंद हो चुके हैं, छात्रों पर लाठियां चलाई जा रही हैं, उनको पीटा जा रहा है, भाड़े के गुंडे कथित रूप से बुलाए जा रहे हैं, फीस को कई गुना बढ़ा दिया गया है, शिक्षण व्यवस्था बर्बाद की जा चुकी है, रीढ़ विहीन शिक्षकों को लेकर लगा दिया गया है, ऐसे आरोप है। और यह सब कुछ संगठित तरीके से हो रहा है। अभी कल ही हमने इस वीडियो में जाने माने अधिवक्ता के राय से पूरे मामले पर बात किया था, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष भी हैं, टॉपर रहे हैं। विस्तृत चर्चा किया, नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को कैसे बर्बाद कर रहे हैं बीजेपी आरएसएस, कौन कौन से आरोप इन्होंने लगाए हैं, तथ्यों के साथ लगाए, गरीब और मिडिल क्लास को कैसे तबाह करने की साजिश हो रही है। आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पूरी कहानी सुनने के बाद इस वीडियो को जरूर देखें, लेकिन माइक पकड़ने के बाद अच्छी अच्छी बातें करने से कौन रोक सकता है। आगे कहते हैं मोहन भागवत जी कि शिक्षा पर सरकारी खर्च यानी जीडीपी का 6% होना चाहिए। सवाल है कि आप ही की सरकार है, पिछले 3 टर्म से किसने रोका है जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करने से? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तो लगभग 4% तक खर्चा किया था, आपकी सरकार ने उल्टे घटा दिया, 2-2.5% पर लेके आ गए। तो मोहन भागवत जी, आपका और आरएसएस के होने का क्या अर्थ बनता है यदि आप अपनी ही सरकार से शिक्षा के बजट को बढ़ाने की बजाय घटवा देते हैं? और आज भी आप मांग लेकर बैठे हैं। इस मांग का देश क्या करे? अचार बनाए। जब आप अपनी सरकार से ये मांग पूरी नहीं करवा सकते तो क्या इसको रोक के रखा है कि जब हमारी सरकार चले जाएगी, विपक्ष की सरकार आएगी, तब हम ये डिमांड करेंगे? इस सरकार के पास हजारों करोड़ रुपया बेमतलब विज्ञापनों पर खर्च करने के लिए है, लाखों करोड़ रुपया धन्ना सेठों का माफ करने के लिए है, लेकिन शिक्षा के लिए पैसा नहीं है। उल्टे यूनिवर्सिटीज को, सरकारी विद्यालयों को बर्बाद किया जा रहा है। सोचिए, 94,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। इसके बाद मोहन भागवत कहते हैं कि बेरोजगारी केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, युवाओं को सरकारी नौकरी के साथ साथ स्वरोजगार पर भी ध्यान देना चाहिए। सवाल यह है कि देश का युवा क्या आपसे केवल सरकारी नौकरी मांग रहा है? नीट का पेपर लीक हो गया, यह कोई सरकारी नौकरी की परीक्षा तो थी नहीं। आप कह रहे हैं कि शिक्षा का बाजारीकरण नहीं होना चाहिए, शिक्षा कारोबार नहीं बननी चाहिए, जबकि आपके लोग ही लगातार वही काम कर रहे हैं। सरकारी विद्यालयों, सरकारी विश्वविद्यालयों को बर्बाद किया जा रहा है ताकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मजबूरन छात्र पढ़ने जाएं। प्राइवेट यूनिवर्सिटियां किनकी हैं? या तो भाजपा आरएसएस के लोगों की हैं ज्यादातर, या फिर इनके समर्थित लोगों की हैं। अब समझने वाली बात यह है कि जब सरकारी शिक्षा बर्बाद होगी तभी तो लोग प्राइवेट की तरफ मजबूरी में जाएंगे और वहां छात्रों की शिक्षा भी बर्बाद होगी।
क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी खराब मिलेगा और घर वालों का बैंक बैलेंस भी बर्बाद होगा। यानी कुल मिलाकर एक तरफ देश की शिक्षा और रोजगार के सिस्टम को बर्बाद किया जा रहा है संगठित तरीके से, दूसरी तरफ अच्छे अच्छे भाषण ठेले जा रहे हैं। पहले युवाओं को गालियां देकर टेस्ट किया जाता है कि फीडबैक कैसा आ रहा है। बीजेपी के तमाम नेता और आरएसएस वाले पहले कहते हैं कि ये सब देशद्रोही है, फिर मोहन भागवत आके कहते हैं कि नहीं नहीं ये सब देश विरोधी नहीं है। इस मामले पर प्रियंका गांधी, पवन खेड़ा और मनोज झा जैसे सांसद क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए, फिर मिलते हैं। आखिरकार राहुल गांधी को परमिशन देनी पड़ गई। राहुल गांधी को परमिशन देनी पड़ गई। सॉरी, परमिशन हाँ, क्यों रद्द की गई, क्यों दे दी गई? और वो तो आप उनसे पूछेंगे ना, मुझे क्या मालूम क्यों रद्द की। ऑब्वियसली वो डर रहे हैं, वो नहीं करवाना चाह रहे हैं। प्रोग्राम हमेशा करते हैं और ये यूपी में तो ये हमेशा होता है। हमारे साथ तो जब मैं यूपी में थी तो हर चीज़ के लिए परमिशन नहीं मिलता था तो नजरबंद कर लेते थे। तो ये तो उनका तरीका है। क्या आपको लगता है सदन में आएंगे गृह मंत्री? आप लोग 4 दिन बचे हैं सदन में। लगता तो नहीं है, मुझे लगता है कि वो आने से डर रहे हैं, किसी वजह से नहीं आ रहे हैं। आना चाहिए, जवाब देना चाहिए, स्टेटमेंट देना चाहिए, इसमें क्या बात है। कुछ हुआ है, गलत हुआ है तो जिम्मेदारी लीजिए। कौन है? मोहन भागवत है यहाँ का मेंबर, फिर क्यों उसके बारे में हम सुबह सुबह टाइम वेस्ट करें? होम मिनिस्टर यहाँ आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बताइए। प्राइम मिनिस्टर यहाँ आ रहे हैं या नहीं आ रहे ये बताइए। चंदा चोरी पे कोई बयान देंगे या नहीं देंगे ये बताइए। पैलेट गन्स पे यहाँ आकर बयान देंगे या नहीं देंगे ये बताइए। ये लफाजी, ये ढोंग, इस पे बारे में मुझे बात मत करवाओ। FCRA पे we have clarified our stand. Venugopal ji has posted and we have our reservations and we've mentioned our reservations. राहुल गांधी रांची में बात तो करिए छात्रों से, क्या मिलने भी जाएंगे? हमारी डेलीगेशन गई है, हर चीज राहुल गांधी करेंगे, मोदी कुछ नहीं करेंगे। अमित शाह पार्लियामेंट में भी नहीं आएंगे और आप लोग आके पूछेंगे राहुल जी क्या करेंगे, राहुल जी ये करेंगे, राहुल जी क्या क्या करेंगे ये बता दीजिए, लिस्ट हमें दे दीजिए मोदी जी से मंगवा के। मोदी जी क्यों नहीं आ रहे पार्लियामेंट में? आज 18वां दिन है, देखा आपने हाउस के अंदर मोदी जी को या अमित शाह को? राहुल जी वहां क्यों नहीं गए, राहुल जी वहां जा रहे हैं नहीं जा रहे, कमाल कर रहे हैं आप लोग। मोहन भागवत जो है, मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि अरे छोड़िए उस आदमी को जो यहाँ का मेंबर नहीं, उसके बारे में क्या बात है, बोलिए। Sir, Rijiju ji also has reached out to Mr. Rahul Gandhi saying there should be smooth functioning of Parliament and there should be. So ask him to bring Home Minister, ask him to bring the Home Minister to the Parliament, ask him to request the Home Minister. Yesterday, the chairman of the Rajya Sabha conveyed the sentiment of the opposition to Mr. Kiran Rijiju. The sentiment was, please bring Amit Shah ji to the House. Please ask him to make a statement on the police excesses that took place in the capital and elsewhere in the country. Why doesn't Kiran Rijiju bring him? Ask him to bring him. The House will definitely start functioning smoothly. प्रयागराज में जो 8 तारीख को कार्यक्रम, उसमें कार्यक्रम अभी कोई निर्धारित हुआ है कहाँ पे? हम जाएंगे, कार्यक्रम करेंगे, आप हमारे साथ आएंगे। केंद्रीय के साथ संवाद में बयान आया है, सामने उन्होंने कहा कि जो छात्र अगर आंदोलनरत हैं वो देश विरोधी नहीं। वो नितिन नवीन जी को समझे कि नहीं समझे यार, अभी आएंगे उनसे पूछ लेना। वायरस बोल रहे थे ना, संदेश पहुंचा कि नहीं? कोई लिमय साहब हैं, अतुल लिमय, उन तक पहुंचा कि नहीं? गृह मंत्री तक पहुंचा कि नहीं? पैलेट गन चला था ना यार। गलत जगह सवाल पूछते हैं, सही जगह तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। शिक्षा सुधार पर भी बात रखी, आरक्षण के विषय पर भी अपनी बातें रखी। ये हताश व्यक्ति की हताशा दर्शा रही है, पांव के नीचे की जमीन जा चुकी है। झारखंड में छात्र अभी भी आंदोलन। कल भी जो कहा था ना, आज भी कहूँ, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह अगर आप छात्रों को नहीं सुनेंगे ना तो उनको सुनाने के 100 तरीके आते हैं। उधर इलाहाबाद में राहुल गांधी के कार्यक्रम की जो परमिशन कैंसिल हो गई थी, अब वो दोबारा से मिल गई है। यानी बीजेपी आरएसएस एक बार फिर से राहुल गांधी के सामने झुक गए। कल इस वीडियो में हमने विस्तार से चर्चा किया था कि कैसे केपी कॉलेज के जिन लोगों ने पहले अनुमति दी और वापस ले लिया, वो गांधी नेहरू परिवार से बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं और कांग्रेस ने उन्हें बहुत कुछ दिया है, मगर फिर भी वो सब भूल कर इन्होंने राहुल गांधी के कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया भाजपाई सत्ता के दबाव में। और अब शायद छात्रों का दबाव है कि कैंसिलेशन वापस लेना पड़ा है, प्रशासन को भी पलटी मारना पड़ा है। यानी भाजपाई सत्ता छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए राहुल गांधी के सामने झुक चुकी है। तो कुल मिलाकर एक बात तय है कि बीजेपी आरएसएस इस वक्त बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या, बोलें तो बोलें क्या। पूरा विपक्ष आरोप लगा रहा है कि पिछले 18 दिन से ये लोग सदन में नहीं आ रहे, यानी संसद से फरार है, बार बार बुलाने पर भी, ललकारने पर भी नहीं आ रहे। ये देश का कितना बड़ा अपमान है, जरा सोचिए। जो इनकी ड्यूटी है वो भी नहीं निभा रहे,
शायद ये बात पूरी तरह से सही है कि जिसके सामने नतमस्तक होंगे हुजूर उसको बर्बाद कर देंगे। संविधान को माथे से लगाया, खटिया खड़ी कर दी, संसद के सामने सर झुकाया, अब उसकी छाती पे चढ़ के ठेंगा दिखा रहे हैं। न मोदी संसद आ रहे हैं, न अमित शाह संसद आ रहे हैं। सोचिए, राम मंदिर से लेकर पेपर लीक तक के मुद्दे पर इनके भीतर कितनी उथल पुथल है, कितना डर गए हैं। एक बार फिर से मोहन भागवत की बातों को सुनिए। वीडियो पसंद आए हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। 100 साल से आप मैन मेकिंग कर रहे हैं, हम छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। What are the 3 qualities that you think leaders of tomorrow should have in India and across the world? 3 qualities यदि आपको लगती है नेक्स्ट जनरेशन के लिए। देखिए, लीडरशिप के लिए पहली बात है, यू हैव टू लीड फ्रॉम विद इन, लीड बाय एग्जाम्पल। तो लीडरशिप यानी टीम वर्क चलाना। लीडरशिप कहने के बाद हमारे सामने वो चित्र आता है, सामने आ रहा है, भाषण कर रहा है, चुनाव जीत रहा है, लोगों को उपदेश कर रहा है। इससे नहीं होता है। रियल लीडर्स आर दोज हु रिमेन बिहाइंड, दे वर्क फ्रॉम विद इन। Sir, that is sorry to interrupt you. That is why we have you today here. That is why we requested you as the chief guest here. I don't see myself as leader. I know myself. But anyway, secondly, leaders' behavior. There are 5 qualities. शास्त्रे त्यागी, पात्रे त्यागी, रणे रागी, भागी परिजन सब। So he knows all the things and he appreciates qualities. Patre tyagi, gune ragi, appreciate the qualities. He shares, bhagi parijan shares with all of us. Whatever he gets, kirti, prasiddhi, success, material gains, he shares. Shastre bodha, he knows the science. Rane yodha, if there is strife, he is a warrior. Prabhu Panchaguni Bhave. These are the 5 qualities of the leaders. And thirdly, leadership is to lead people to light. Not only material, also spiritual. Leadership is to create leaders. It is not to lead by myself only. My leadership to create leaders.